यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूपीएससी नॉलेज टेस्ट चैनल अपना। इसके यहाँ पर टेस्ट सीरीज रहेगा, टेस्ट नंबर यहाँ पर 12। ठीक है, टेस्ट 12 का हम लोग पार्ट 1 यहाँ से देख चुके थे, राइट। तो यहाँ पर देखो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो पॉलिटी के करंट अफेयर्स हो के सिर्फ अगस्त से सितंबर की जितनी जो न्यूज़ थी उसमें से सिर्फ पॉलिटी की जो न्यूज़ आएगी करंट में, वो मैं आपके यहाँ पर कवर किया हूँ। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर जो है अगस्त सितंबर की वो करंट हो गई, आपकी पूरी हो गई है वो पॉलिटी सब्जेक्ट की, राइट। ऐसे ही मैंने आपकी इकोनॉमी की कराई है, राइट। ऐसे ही आपकी जो इन्वायरमेंट है वो भी मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा पेपर आज 13 नंबर शाम तक या कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ से जो 51 से क्वेश्चन बचे हुए हैं वो से स्टार्ट करते हैं। 51 से 100 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ से कवर करते हैं इसको, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, देखते हैं इसको। पार्ट 1 में कल डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। टेलीग्राम पे भी लिंक है और यूट्यूब पे भी यहाँ पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले CAQM मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के यहाँ पर जो क्षेत्र है वायु गुणवत्ता जो प्रबंधन आयोग है उसको लेकर के गठन और क्षेत्राधिकार के संबंध में विचार करना है। पहला, CAQM एक सामाजिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के जो क्षेत्र है उसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है, जिसने यहाँ पर पूर्ववर्ती पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के नियंत्रण के लिए प्राधिकरण EPCA का स्थान लिया है। पहला क्या होगा, 51 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, आयोग दिल्ली के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के जो क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के जो संबंधित मामले हैं उसमें केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB या किसी राज्य प्रदूषण बोर्ड निर्देशों को ओवर राइड करने की शक्ति प्राप्त करता है, यह शक्ति देता है, ये भी बात सही है। तीसरा, आयोग की शक्तियाँ का उल्लंघन उसकी जो निर्देश होते हैं उसका अनुपालन करने पर जुर्माने का प्रावधान है, जिससे 5 साल की कैद या 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी दोनों शामिल हो सकता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका जो करेक्ट आंसर है, पूछे क्या से पूछ रहे कितने सही हैं, तो तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। देखो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट था, यहाँ पे आपको 1 करोड़ की जगह बोल देगा 50 लाख रुपए, है ना, ये बोल देगा 10 करोड़। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, गलत कहाँ से स्टेटमेंट कर सकते हैं एग्जाम में। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। क्वेश्चन 52 है, देखते हैं इसको। 52 है, अनुच्छेद 14 द्वारा सुनिश्चित अवसर की समानता और यहाँ पर नवाचार और माहौल के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। आर्टिकल 14 द्वारा घंटीगत समानता का अधिकार, यह समानता का सिद्धांत केवल कानून के समक्ष समानता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जो सार्वजनिक नीति में मनमानेपन को भी प्रतिबंधित करता है। ठीक है, को भी क्या है, प्रतिबंधित करता है, और जो सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को अवसर को प्रदान करने के लिए आवश्यक होगा। 52 का जो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से एकदम सही है। ठीक है, सेकेंड बात है, यह अनुच्छेद सरकार के विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लक्षित योजनाएं बनाने के लिए नहीं रोकता है, बल्कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर उनको उचित वर्गीकरण देने की अनुमति भी देता है। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, यह अनुमति देता है, जिससे क्या होता है, जिसके तहत यहाँ पर सरकार जो वैध और उद्देश्य है उसके तहत तर्कसंगत और आधार जो समूह है उसके आधार पर अंतर को बता सकती है। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या इसकी स्वायत्ता भूमिका होती है। राज्य चुनाव आयोग जो होता है इसको पद से हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है, जिससे उसकी कार्यात्मक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, और जैसा कि संविधान के आर्टिकल 243 का के का 2 उसमें यहाँ पर प्रावधान किया गया जो उसकी कार्यात्मक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। पहली बात सही है। सेकंड बात, राज्य चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग से अलग है और 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत ये शहरी और ग्रामीण जो स्थानीय निकाय हैं उसकी निर्वाचन नामावली में तैयार करने और चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, है ना, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 54 नंबर को, देखते हैं। 54 यहाँ से 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय जो निकाय चुनाव है उसकी अनिवार्यताओं के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। पहला बोल रहा है, संशोधन स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि ग्रामीण और शहरी निकाय को 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, करा ले जाना चाहिए, और भंग होने की स्थिति में कि 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, स्थानीय निकाय में वार्डों का परिसीमन करने की शक्ति केवल राज्य चुनाव आयोग के पास होती है, क्योंकि ये एक चुनावी प्रक्रिया है
सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी। क्यों? क्योंकि स्थानीय जो वार्ड है उसमें परिसीमन करने की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत एक परिसीमन आयोग का या राज्य सरकार के पास होती है, ना कि यहाँ पर केवल राज्य चुनाव आयोग के पास। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग का कार्य मुख्य रूप से होता है कि चुनाव प्रक्रिया को प्रबंधन करना, देखरेख करना। ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्थानीय निकाय में चुनाव की देरी और सरकारी निष्क्रियता के संबंध में विचार करना है। स्थानीय निकाय चुनाव में अत्यधिक देरी करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के सिद्धांत को कमजोर करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट 55 का यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उच्च न्यायालय किसी भी आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव में देरी के खिलाफ जो नागरिक है उसमें याचिका पर सुनवाई करने और चुनाव प्राधिकरण को एक निश्चित समय सीमा के भीतर चुनाव कराने का निर्देश देने की शक्ति भी देता है। ठीक है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें इसके सही हैं 55 की। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन 56 है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको यहाँ से। ये बोला है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है, जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। पहली बात 56 का पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, यहाँ से बात एकदम सही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा, जिसे केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था और संसद द्वारा संशोधित नहीं किया सकता। यह शक्ति केंद्रीय और राज्य विधानमंडल दोनों कानूनों पर को लागू होगी, ना कि यहाँ पर केवल केंद्रीय कानूनों तक सीमित होगी, है ना। ये बोला कि यहाँ पर ये जो शक्ति है ये जो बोला है केंद्रीय कानून तक ही सीमित होगी, राज्य विधानमंडल पर लागू नहीं होगी। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मतलब ये केंद्रीय कानून तक ही सीमित नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये केंद्रीय और राज्य विधानमंडल दोनों पर यहाँ पर लागू होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। सेकंड बात गलत है इसकी, पहली बात सही है। 56 का आंसर ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर है। 57 नंबर है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विचार करना है। ISC अंतर्राज्यीय जो परिषद काउंसिल है उसके बारे में विचार करते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ISC। ISC का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है और एक ही संवैधानिक संस्था है। पहली बात क्या होगी? 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। ठीक है, सेकंड बात है ISC द्वारा दी गई सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी, ये बात गलत है। ठीक है, देखो जो ISC द्वारा दी गई सिफारिशें होती है केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है और केंद्र सरकार कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होंगी। तो ओनली वन करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? एक बात इसकी सही है। 58 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के संबंध में विचार करना है। NCSC एक संवैधानिक निकाय है, इसे सिविल जो कोर्ट से उसकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, संविधान में अनुसूचित जनजाति जो ST होते हैं उनके लिए भी क्या बोला है, उनके लिए भी NCSC के तहत प्रावधान किए गए हैं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है NCST, उसका प्रावधान किया गया जो अनुच्छेद 338 के तहत बताया गया है ना। तो ये बात गलत होगी, ओनली वन करेक्ट है, ये बात इसका सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर, धन विधेयक के संबंध में विचार करना है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए सकते हैं। पहली बात 59 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है। राइट, ये बोला है कि राज्यसभा में विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें संशोधन कर सकती है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा के पास धन विधेयक को रिजेक्ट करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा केवल सिफारिशें कर सकता है जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकेगी। तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली वन यहाँ से इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 60 नंबर है, धन विधेयक के संबंध में विचार करना है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। पहली बात क्या होगी? 60 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये बात करेक्ट है। राज्यसभा में धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें संशोधन करने की शक्ति रखती है। अच्छा, सेम क्वेश्चन दे दिए गए। ठीक है, ये संशोधन नहीं कर सकती, गलत है, मैं बता चुका हूँ ऊपर बातें दोनों। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर इसका ओनली वन होगा, रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन है। राइट, चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। 61 है, लोकसभा उपाध्यक्ष के पद की संवैधानिक स्थिति के संबंध में विचार करना। देखते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद संविधान द्वारा निर्धारित है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा उपाध्यक्ष का पद संविधान द्वारा अनुच्छेद 93 द्वारा निर्धारित किया गया। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य द्वारा अपने बीच ही यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। सेकेंड, जब कोई स्पीकर का पद खाली होता है तो उपाध्यक्ष कार्यकारी स्पीकर के रूप में कार्य करता है, वह स्पीकर के अधीनस्थ नहीं होता है।
सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जब स्पीकर का पद खाली होता है तो उपाध्यक्ष होता है वो कार्यकारी स्पीकर के रूप में काम करेगा और ये स्पीकर के ही अधीनस्थ होगा, मतलब लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके अधीनस्थ नहीं होगा। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 61 का केवल 2 सही है, बी। 62 है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 62 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है। सेकंड है यहाँ से, इस अधिनियम के तहत कोई सरकारी अधिकारी यदि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोई कार्य करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, आवश्यक होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अधिनियम की जो धारा 50 है उसके तहत यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सद्भावना से कोई यहाँ पर कार्य करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ये कथन सही होगा। आपसे बोलेगा इसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ये से गलत कर सकता है क्वेश्चन, या तो गलत कर सकता है जो अधिनियम की धारा मैंने 50 बताई ना वो बोल देगा 48 या 51 बोल देगा, बातें पूरी सही दे देगा लेकिन थोड़ा की पॉइंट वहाँ से हटा लगा देगा। तो चीज़ आपको याद रखनी है, आप लिख भी सकते हो कि यहाँ पर धारा ये है और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको माइंड में पिक्चर, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो पिक्चर एकदम बनेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट है। 62 का सी। 63 देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, रिकॉल के अधिकार के संबंध में विचार करना है। ठीक है, रिकॉल का अधिकार फिलहाल केवल स्थानीय जो निकाय होते हैं उसके लिए लागू होगा, पहली बात। 63 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर रिकॉल का अधिकार मतलब जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होता है एक तरह से। ठीक है, ये वर्तमान में कुछ राज्यों में केवल स्थानीय निकायों या पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए ही लागू है। ठीक है, बात सही है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये रिकॉल का अधिकार। ये अधिकार संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू किए गए। सेकेंड बात यहाँ से गलत, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन में जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन रिकॉल का अधिकार अनिवार्य प्रावधान नहीं है, ये राज्यों पर विवेक के रूप में काम करेगा, विवेक पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 63 का एक बात सही है। 64 देखते हैं। 64 है, आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस होते हैं, आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के बारे में विचार करना है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का उल्लंघन नहीं माना है, पहली बात। 64 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो है इसको आरक्षण की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और इसे संविधान के मूल ढांचे के रूप में उल्लंघन नहीं माना है, ये बात सही है। सेकेंड, ये 10% आरक्षण इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित 50% आरक्षण सीमा में शामिल होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान का 103वां संविधान संशोधन इंदिरा साहनी मामले में 50% आरक्षण की सीमा के अतिरिक्त होगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से इसका एक बात सही है। 65 है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। जम्मू कश्मीर जो विधानसभा सहित यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। पुलिस और लोक व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसका नियंत्रण सीधे उपराज्यपाल के पास होता है। ठीक है, पहली बात किसी का जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। ठीक है, याद रखना है। तो क्या होगा? पहली बात यहाँ से, पहली बात इसकी करेक्ट है, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुलिस और लोक व्यवस्था जो होता है इसका नियंत्रण सीधे उपराज्यपाल के पास होता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 उसके अनुसार पुलिस, लोक व्यवस्था और कुछ अन्य विषय में केंद्र सरकार के पास होते हैं, जिनका प्रशासन जो होता है वो उपराज्यपाल के माध्यम से देखा जाता है। सेकेंड बात है, पहली बात से हो गई, मुख्यमंत्री के पास एलजी के निर्णय को संवैधानिक आधार पर चुनौती देने का अधिकार नहीं होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास एलजी के निर्णय को संवैधानिक आधार पर चुनौती देने का एक अधिकार है, ये बात गलत हो जाएगी, है ना, सेकेंड वाली। ओनली 1 करेक्ट है। 65 का आंसर क्या होगा? केवल एक बात इसकी करेक्ट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, लोकपाल की चयन समिति के संबंध में विचार करना। देखते हैं इसमें सिलेक्शन कमेटी जो होती है लोकपाल चयन समिति, इसके बारे में। चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पहली बात। 66 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि लोकपाल जो लोकायुक्त है वो अधिनियम 2013 के अनुसार चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये कथन एकदम करेक्ट है। सेकेंड, समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके नॉमिनी अथवा एक प्रख्यात न्यायविद भी इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। सेकेंड बात,
सेकेंड बात यहाँ क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं, राइट। और ये अन्य सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता, ये भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, तो दोनों करेक्ट है, आंसर यहाँ सी सही है। 67 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के बारे में विचार करना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, इसके अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। पहली बात 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, बात सही है, ठीक है। सेकंड, राज्य मानवाधिकार आयोग, एक राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, एक होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये जो स्टेट के लिए होता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेकंड बात यहाँ से ये भी सही है, ठीक है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से दोनों सही हो जाएंगे। 67 में 67 का सी होगा, ठीक है। 68 सिविल सेवा बोर्ड के संबंध में विचार करना है। सिविल सेवा बोर्ड का गठन का उद्देश्य सिविल सेवकों के स्थानांतरण, जो ट्रांसफर होता है, और पोस्टिंग और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना होता है। पहली बात 68 का पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। सेकेंड, ये बोर्ड केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों के विभागों के यहाँ पर जो कार्यरत अधिकारी है उसके स्थानांतरण से संबंधित होगा। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर यह बोर्ड जो होगा ये केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में कार्यरत अधिकारी के स्थानांतरण से संबंधित नहीं, बल्कि यहाँ पर ये राज्य स्तर पर भी यहाँ पर इसी तरह बोर्ड होते हैं, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 69 नंबर, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के बारे में विचार करना देखते हैं। ये एक डेटाबेस है जो देश की उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले की जानकारी प्रदान करता है। पहली बात 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NJD जो DG है, NJDG, हाँ, एक डेटाबेस है जो देश की उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले उनकी जानकारी को प्रदान करेगा, राइट। और NJDG जो है इसकी स्थापना न्यायपालिका त्वरित और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए न्याय विभाग द्वारा की गई थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट ने ई समिति या ई कमेटी द्वारा इसको गठित किया गया था, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से क्या होगा, आंसर होगा 69 का। 70 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें बोला है संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान संशोधन विधेयक को केवल संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें पेश किया जा सकता है। पहली बात 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, बात सही है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक वो संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में, राइट। ये कथन एकदम करेक्ट है, राइट। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो जॉइंट सिटिंग होती है उसका प्रावधान नहीं होता है यहाँ पर। इसे प्रत्येक सदन में अलग अलग विशेष बहुमत के साथ पारित किया जाना चाहिए। यहाँ पे क्या आया, एक शब्द जॉइंट सिटिंग आया है ना। जॉइंट सिटिंग मतलब इसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया आपको कमेंट में नीचे बताना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन 70, और यहाँ पर आर्टिकल का नाम लिख देना है, जो भी आर्टिकल का नाम हो, 80, 90, 50, 60 जो भी हो, वहाँ पर आपको लिखना है। देखो बहुत यहाँ पे देखते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर मैं देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, तो आप ये क्वेश्चन देते रहोगे तो थोड़ा माइंड में पिक्चर बनता रहेगा कि हाँ कौन कौन सी चीज़ इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो दे सकते हो। नहीं आता है तो उसको गूगल करके आप दे सकते हो, है ना। गूगल करके क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा वहाँ पे पढ़ने को आपको मिल जाएंगी कि हाँ अगर इसी बहाने आप सर्च करोगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो पहली बात क्या होगी, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, और 70 का पहला करेक्ट था। दूसरा, इस विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात से गलत, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं था, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि इसे प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करते हैं। ओनली वन करेक्ट है, 70 का आंसर ए यहाँ से सही है। 71 है, केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन जो टेरिटरीज है उसके बारे में प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उसकी भूमिका के संबंध में विचार करना है। प्रशासक की भूमिका या प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा या कार्य करता है, ठीक है, पहला सही है। सेकेंड, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो यहाँ पर प्रशासक होते हैं अनिवार्य रूप से उपराज्यपाल कहा जाता है उनको। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक को अनिवार्य रूप से उपराज्यपाल नहीं कहा जाता है, क्योंकि कुछ को प्रशासक या मुख्य आयुक्त कहते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। प्रशासक को राष्ट्रपति द्वारा दिशा निर्देश को देकर के अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी होता है, ये भी बात यहाँ पे सही है, ठीक है, क्योंकि प्रशासक को होता है
राष्ट्रपति के निर्देश पर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, ये बात सही है। 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? बी बात करेक्ट है। 1 और 3 तो बी बात करेक्ट है। ठीक है, 71 का। 72 दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं सूची के तहत यहाँ पर बताया गया था, उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं, हर साल न्यूज़ में रहती है दल बदल जो है ना, ये देखते हैं इसके बारे में। पहला, ये कानून संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को सदन के सदस्य बने रहने से अयोग्य ठहराता है यदि वह स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी सदस्य छोड़ देता है। ठीक है, तो क्या होगा? पहला हो जाएगा 72 का स्टेटमेंट यहाँ से जो है करेक्ट है, पहली बात। सेकंड, इस कानून के तहत अयोग्यता संबंधी जो निर्णय अंतिम रूप से सदन के अध्यक्ष सभापति द्वारा लिया जाता है, इस निर्णय का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर इस कानून के तहत अयोग्यता संबंधी जो निर्णय है वो सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाता है, लेकिन इस निर्णय का न्यायिक पुनर्वलोकन जो होता है, जुडिशियल जो रिव्यू होता है, वो हो सकता है। तो ये बात गलत होगी। किसी पार्टी के दो तिहाई सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय मर जाते हैं तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये बात सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, बी करेक्ट है। 73 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में विचार करना है। सीबीआई की स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 DSPE एक्ट के तहत की गई थी। पहली बात, 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये एक सांविधिक निकाय लेकिन एक संवैधानिक निकाय बॉडी नहीं है। ये क्या? एक सांविधिक निकाय लेकिन एक संवैधानिक निकाय बॉडी नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक सांविधिक निकाय है लेकिन एक संवैधानिक निकाय बॉडी नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि सीबीआई एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित की गई थी और इससे सांविधिक दर्जा प्राप्त नहीं है। हालांकि ये DSPE अधिनियम के तहत शक्तियाँ प्राप्त करती है, न कि यहाँ पर एक सांविधिक निकाय के तहत। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, न सांविधिक है न कॉन्स्टिट्यूशनल है, दोनों नहीं है। किसी भी राज्य में जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार के समान सहमति की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट होगा तो सी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 74 देखते हैं। 74 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के अनिवार्य प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है 74 का, यहाँ से इसमें बोला है 3 स्तरों या तीनों स्तरों पर सभी सीटों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाना चाहिए। ठीक है, तीनों स्तरों की सभी सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाना, पहली बात। तो पहली बात क्या है? पहली बात 74 का जो स्टेटमेंट है यहाँ से करेक्ट है, सही है। ठीक है, दूसरा, पंचायतों के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण होता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। अध्यक्ष और सदस्यों के दोनों पदों के लिए कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं। तीसरा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, आर्टिकल 243 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो 243 आई, तो आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा आपका आंसर 1 2 3, तीनों बातें इसकी करेक्ट है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सितंबर 2025 में निर्वाचन आयोग जो द्वारा डाक मतपत्रों की गिनती जो नियम है उसके तहत हाल ही में बदलाव के संबंध में विचार करना है। निर्वाचन आयोग ECI ने यह अनिवार्य कर दिया था कि यहाँ पर EVM वोटों की जो गिनती है पूरी होने से पहले डाक मतों की गिनती पूरी हो जाएंगी। पहला 75 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने यह अनिवार्य नहीं किया था कि EVM वोटों की गिनती पूरी होने तक डाक पहले मंत्री जो डाक के जो मतपत्र हैं पहली गिनती पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था, गलत है। डाक मतपत्र की गिनती के संबंध में अंतिम नियम जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत बनाए गए थे। सेकेंड बात यहाँ से सही है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से सही आंसर है। 76 है, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो विनियमन है उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही यहाँ पर जो निर्णय थे 2025 सितंबर को लेकर के, इसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं, पहला यहाँ से ये बोला है कि जो न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके द्वारा मुक्त भाषण या व्यवसायीकरण नागरिकों की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है। पहली बात 76 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकंड, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT एक्ट यहाँ पर किसकी धारा 79 जो बिचौली होते हैं उसको तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए यहाँ पर सेफ हार्बर
की सुरक्षा प्रदान करेगी या प्रदान करती है। दूसरी बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ पर सोशल मीडिया की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके बारे में करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 76 का सी आंसर सही है। 77 है, अगस्त 2025 में संसद में पेश किए गए काल्पनिक 130वें संविधान संशोधन 2025 जो विधेयक उसको लेकर के विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। ये विधेयक राज्यों की न्यायिक सेवाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की AIGS की जो बनाने का प्रस्ताव करता है। पहली बात, 77 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ये विधेयक अनुच्छेद 312 में संशोधन करके AIGS के निर्माण होते हैं उसके संसद के सशक्त बनाएगा। सेकेंड बात भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय संकट जो प्रबंधन समिति है NCMC उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं 78 को। इसमें बोले 78 में पहला, NCMC का गठन आपदा जो प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। पहली बात क्या होगी? 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NCMC का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नहीं बल्कि भारत सरकार के जो कार्यकरण है उसके नियम 1961 के तहत किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी। दूसरा, ये समिति केंद्र में सर्वोच्च निकाय ये समिति केंद्र में सर्वोच्च निकाय जो गंभीर संकट की स्थिति में राहत और बचाव के कार्य का समन्वय करती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 78 का बी यहाँ से सही आंसर है। 79, सितंबर 2025 में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई ई-साइन सुविधा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है, इस सुविधा का उल्लेख उद्देश्य उन उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाता है। पहली बात, 79 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ई-साइन जो होता है सुविधा इसको नामांकन की जो प्रक्रिया है सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने में मदद करेगी। ठीक है, सही बात है पहला। सेकंड, ई-साइन सुविधा आधारित eKYC सत्यापन पर निर्भर करती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए आधार आधारित eKYC का उपयोग किया जाता है जिससे यहाँ पर यह प्रक्रिया सुरक्षित और विश्वसनीय हो जाती है। दोनों बातें एकदम सही है। और सितंबर में भी न्यूज़ में था, इसी द्वारा यहाँ पर स्टार्ट भी किया गया था ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो दोनों बातें करेक्ट हैं। इसकी आंसर यहाँ से 79 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 80 नंबर है, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जो होते हैं उसके सुधार के संबंध में हाल ही प्रस्ताव था। अगस्त 2025 में न्यूज़ में था ये। तो देखते हैं इसको। प्रस्ताव में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति न्यायिक प्रभाव जो होते हैं जुडिशियल यहाँ पर इफेक्ट जो होते हैं इन्फ्लुएंस जो होते हैं इनको बढ़ाया गया था। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। ये बोला है कि न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल के सुधार के बारे में विचार करना है। प्रस्ताव में जो न्यायाधिकरण होते हैं उसके अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जो नियुक्ति की चयन समिति होती है उसमें जो इसके न्यायिक प्रभाव होते हैं वो उनको बढ़ाया गया है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से जो 80 है इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रस्ताव में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। इसका न्यायिक जो प्रभाव होगा वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? सुधारों का उद्देश्य वो चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायिक जो विशेषज्ञता है वो सुनिश्चित करने को मिलेगी। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, सुधार का उद्देश्य न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना होगा। सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य होगा और ये सुनिश्चित करेगा कि सदस्यों के पास आवश्यक अनुभव होना चाहिए। दोनों बातें सही है। तीसरा, वर्तमान में भारत न्यायाधिकरण की स्थापना केवल प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की जाती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि वर्तमान में भारत न्यायाधिकरण की स्थापना प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की जाती है। बात गलत है, बल्कि भारत के कई अन्य अधिनियम के तहत भी इसको विभिन्न न्यायाधिकरण की स्थापना के तहत दिया जाएगा अधिकार, जैसे कि कंपनी अधिनियम और NGT अधिनियम। ठीक है, NGT इस बार काफ़ी न्यूज़ में और नीति आयोग काफ़ी न्यूज़ में। ये गलत होगा, तो आंसर 1 और 2 करेक्ट है। जो मैंने न्यूज़ में बताया दोनों आपको पढ़ना है, NGT और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया नीति आयोग, इसके एक एक रिपोर्ट जाके पढ़नी है और NGT का पूरा एक एक टॉपिक जाके पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर एक टॉपिक और था, माइंड में नहीं आ रहा है मेरे, बताऊंगा आपको। चलो लास्ट तक बताता हूँ टॉपिक। 3 से 4 टॉपिक मैं आपको आज दूंगा, वो टॉपिक भी पढ़। देखो मैं टेस्ट कराता जाऊँगा, साथ में आपको 3 से 4-5 टॉपिक भी देता जाऊँगा रोज। ठीक है, वो टॉपिक भी आपको कवर करना है। एक कॉपी बना लो, 4 से 5-6 टॉपिक मैं आपको रोज दूंगा कम से कम। आज कितना तारीख है? 12, 13 जो भी है ना, 13, 15 कर 30 तारीख तक मैं टॉपिक से आपको दूंगा। ठीक है,
ये 15 दिन में आप अच्छे से टॉपिक भी कवर कर सकते हो, साथ में क्वेश्चनों के साथ साथ। आगे आते हैं 81, अगस्त 2025 में हुई क्षेत्रीय परिषद के संबंध में बैठक के संबंध में विचार करना है। क्षेत्रीय परिषदें संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय हैं। पहली बात, 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय परिषदें संविधान अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषदें एक सांविधिक निकाय है। कौन सी? स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया करना की संवैधानिक निकाय। संवैधानिक होता तो कोई आर्टिकल होता है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड बात है, ये परिषदें अंतर्राज्य समन्वय, इंटर स्टेट यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन होता है और क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। अब बताओ, गृह मंत्री करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं? सोचो। तो ये बात करेक्ट है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, ये बात एकदम करेक्ट है। और सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। 1 2 करेक्ट है, सॉरी 1 3 करेक्ट है, आंसर सी है ना। दूसरी गलत, सॉरी दूसरी, पहला गलत था, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, पहला गलत था, दूसरा तीसरा सही है ना। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा, बी यहाँ से आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे आते हैं, देखो आपको बातें पता होनी चाहिए क्या है। स्टेटमेंट तो चलो मिस्टेक हो जाता है ऊपर नीचे कोई, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्या क्लियर होगा, मतलब क्या बातें इसके सही है, ठीक है। 82, आधिकारिक रहस्य अधिनियम 1923 ओएसए के हाल ही चर्चा के संबंध में यहाँ पर बताना है। 2025 में अभी न्यूज़ बता, सितंबर में देखते हैं इसको। पहला, ओएसए मतलब इसको बोलते हैं आधिकारिक रहस्य अधिनियम। ये जो है ये जासूसी और सरकारी गोपनीयता के प्रकटीकरण से संबंधित होगा। पहली बात यहाँ से एकदम सही है, ठीक है। दूसरा, यह अधिनियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a है ना, 19(1)(a पर एक उचित प्रतिबंध होता है। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में गोपनीयता आवश्यक होती है। दोनों बातें सही है ना। तीसरा, ओएससी के तहत अपराधों से निपटने के लिए विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में संशोधन किया गया है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें संशोधन नहीं किया गया, क्योंकि ये पीआईबी में न्यूज़ आई थी, तो उस टाइम पे यहाँ पर जो मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, पीआईबी में भी था, इंडियन एक्सप्रेस में भी था। तो यहाँ पे ये मैंने रीड किया हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तो यहाँ पे मुझे पूरी बात इसकी पता थी। मैंने खुद से मतलब माइंड से क्वेश्चन निकाल के बनाया मैंने ये, है ना, कि यहाँ पर सर्च करके ढूंढ के, तो ये चीज़ मैंने अपना खुद से जो पीआईबी पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। तो ये मुझे पता था कि यहाँ पर सीआरपीसी में संशोधन नहीं किया गया था, राइट। तो यहाँ पर संशोधन इसमें नहीं किया गया, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ओनली 1 2 करेक्ट है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 83 है, संसद में जो मानसून सत्र है अगस्त 2025 में न्यूज़ में था, उसके दौरान पारित प्रमुख विधेयक के संबंध में विचार करना है। पारित विधेयकों में भारत में समुद्री कानून जो मैरीटाइम लॉस होते हैं उनको आधुनिक बनाने के लिए प्रावधान शामिल होगा इसमें। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, एक विधेयक में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के लिए राजनीतिक मतदान और जो इसका अधिकार शामिल होगा, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल जो वोटिंग होती है इसका अधिकार शामिल होगा किसको? जो ओसीआई होते हैं उनके लिए। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक विधेयक में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इनको लेकर के राजनीतिक मतदान का अधिकार शामिल नहीं होता है, ये बात गलत है, ठीक है। तीसरा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स से संबंधित विधेयक पारित किया गया था। तीसरा भी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, ये भी संबंधित विधेयक नहीं पारित किया गया है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, सिर्फ एक यहाँ से इसका आंसर है 83 का। 84 है, आपराधिक मानहानि आईपीसी की धारा 499 और 500 की संवैधानिक वैधता पर उच्चतम न्यायालय की हाल ही सुनवाई के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 84 को। पहला स्टेटमेंट है, सितंबर में न्यूज़ में था ये, ठीक है, अभी पिछले मंथ 2 मंथ पहले सितंबर की जो न्यूज़ थी उसमें आपराधिक मानहानि का प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत उचित प्रबंध होगी इसके लिए, ठीक है। पहले की बात क्या होगी? पहली बात इसकी जो हो जाएगी 84 की, ये करेक्ट है। इस टाइप का मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया था स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मानहानि कानून को पूरी तरह से गैर आपराधिक किया जाना चाहिए। सेकंड बात गलत है, क्योंकि न्यायालय ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि मानहानि को पूरी तरह से गैर आपराधिक यहाँ पर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, किया जाना बोला था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं बोला था कि पूरी तरीके से इसको आप गैर आपराधिक घोषित करो, तो ये बात सही है। दूसरा गलत है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सत्य या ट्रुथ के आधार पर दिए गए जो बयान है उसको मानहानि नहीं माना सकता है, भले ही वह किसी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए।
तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो सत्य ट्रुथ होता है उसके आधार पर दिए गए जो बयान होते हैं उसको मानहानि माना जा सकता है यदि वह सार्वजनिक भलाई के लिए नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें हैं, याद रखना है। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1, सिर्फ यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। काफी चर्चा में था न्यूज में सितंबर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 85, लोक लेखा समिति पीएससी के बारे में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको 85 नंबर को। पीएससी जो है, पीएससी मतलब लोक लेखा समिति या पब्लिक यहाँ पर अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ये सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष संसद द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है उसकी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। पहली बात 85 का आंसर करेक्ट है। ठीक है, सेकंड, पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और वह हमेशा विपक्ष के दल के से होना चाहिए, अनिवार्य होता है। ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और वह हमेशा विपक्षी दल से होना चाहिए, अनिवार्य होगा। ये कथन सही है और ये एक स्थापित परंपरा है। दोनों बातें सही है। 85 का आंसर सी करेक्ट है। 86 है, एक राज्य में अनुच्छेद 355 लागू करने की चर्चा के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार पर बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना उसका कर्तव्य आरोपित करता है। पहली बात 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, अनुच्छेद 355 के जो आह्वान इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों और सीआरपीएफ की तैनाती की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यहाँ पर इनकी जो है जो नियुक्तियाँ वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सीआरपीएफ की तैनाती राज्य की सहमति के बिना कुछ विशिष्ट जो होती है तरीके उससे कर सकते हैं, तो ये बात इसकी गलत होगी। ठीक है, यहाँ पर जो समान कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर नहीं कर सकते हो आप, राइट, याद रखना है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है आंसर। एक बात इसकी 86 की करेक्ट है। 87 है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एनजेडीजी के बारे में विचार करना है। एनजेडीजी एक ऊपर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर उसी टॉपिक पर दूसरा क्वेश्चन है ना। ये एक ऑनलाइन डेटा बेस है जो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के लंबित मामले को निपटान में स्थिति को ट्रैक करता है। पहली बात 87 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड, इस प्रणाली का उपयोग करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सुनवाई का लाइव प्रसारण शुरू किया है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा जो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सुनवाई का लाइव प्रसारण शुरू किया है। लेकिन ये एनजेडी जो डीजी है उस प्रणाली का उपयोग करके नहीं किया है, ये एक अलग तकनीकी व्यवस्था से तहत यहाँ पर शुरू किया था, है ना। तो ये बात गलत हो। लेकिन आप देखो ये बोला कि लाइव प्रसारण जो शुरू किया था ये बात सही है, लेकिन एनजी जो मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड उसके तहत यहाँ पर नहीं किया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। ये बात आंसर इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है, देखते हैं इसको। 88 है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के संबंध में हालिया सितंबर जो न्यूज में थी उसमें बताना है, विचार करते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 को देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर इसका है निम्नलिखित पर विचार करना। पहला, संशोधनों में सूचना आयुक्त के कार्यकाल को 3 साल तक के लिए सीमित कर दिया गया। पहली बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसका जो 88 है क्वेश्चन, ये क्या होगा? 88 पहला स्टेटमेंट यहाँ से जाएगा कि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आरटीआई का जो अधिकार अधिनियम 2005 इसके संबंध में संशोधन 2019 में केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य जो सूचना आयुक्त है उसके वेतन और भत्ते तय करने की शक्ति दी थी। ये संशोधन केंद्र सरकार को आयुक्तों की सेवा शर्तें निर्धारित करने के अधिकार देते हैं। हालांकि संशोधन सूचना आयुक्तों के कार्यकाल को 3 साल तक सीमित नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा कार्यकाल की अवधि को निर्धारित करने का अधिकार देते हैं। पहली बात गलत होगी और दूसरी बात इसकी सही होगी। ठीक है, आंसर का केवल 2 करेक्ट है। बी आंसर इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर यह शक्ति प्राप्त है कि उसको केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते तय कर सकता है। ठीक है, बी आंसर है। 89 देखते हैं, 89 नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग ईडब्ल्यूएस उसके बारे में 103वां संविधान संशोधन राज्य सरकार को निजी और गैर सहायता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थान है उसको लेकर के भी ईडब्ल्यूएस लागू करने की अनुमति देता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मूल संरचना का उल्लंघन नहीं माना क्योंकि 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो
सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मूल संरचना का उल्लंघन नहीं माना है, लेकिन 50% जो आरक्षण सीमा उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा मौजूदा एससी एसटी ओबीसी आरक्षण से अलग है, इसलिए कहना गलत होगा कि 50% सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ऊपर ये बात कुछ और दे रखा था यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, याद रखना दोनों पॉइंट को। तो ये बात क्या होगी, गलत है। आंसर ओनली वन करेक्ट है, एक बात इसकी सही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, क्षेत्रीय परिषदों जो जोनल यहाँ पर काउंसिल होते हैं उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। क्षेत्रीय परिषदें संविधान के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय होती हैं। पहली बात, 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। क्षेत्रीय परिषदें संविधान के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय नहीं है, वे एक वैधानिक निकाय हैं जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में गृह मंत्री के अलावा परिषद में शामिल प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्री भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर शामिल होंगे और यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री के सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, 90 का केवल 2 सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में विचार करना है। अगस्त 2025 में चर्चा की गई थी इसकी, तो इसको लेकर देखते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकाधीन नहीं है, बल्कि यह मंत्रिपरिषद या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, उसकी सलाह पर काम करती है। पहली बात, 91 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल के आदेश जारी करने की शक्ति विवेकाधीन नहीं होती है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगी। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता राज्य विधानमंडल के अधिनियम के समान होती है, जब तक कि विधानमंडल उसे स्वीकृत न करते। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति जारी करता है कितना, 123 में, और राज्यपाल कितना जारी करता है, 213 के तहत। राइट, तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 91 का सी। 92 है, संभावित अगले परिसीमन आयोग 2025 की चर्चा के संबंध में विचार करना। देखते हैं इसको। परिसीमन आयोग जो है उसके बारे में जो आदेश है उसको भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पहला, 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर परिसीमन आयोग द्वारा दिए गए आदेश को भारत में किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जिससे परिसीमन प्रक्रिया को न्यायिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके। सेकेंड, परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा या राज्य विधान मंडलों में समक्ष यहाँ पर रखा जाता है, लेकिन उनमें कोई संशोधन या मॉडिफाइड करने की अनुमति नहीं होती है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। ये बात गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। ठीक है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो क्या होगा, आयोग का पदेन सदस्य होता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, यहाँ से आंसर है। 93 नंबर है, इसमें बोले आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के हाल ही यहाँ पर संशोधन जो हुआ था 2025 को लेकर के विचार करना है। इसमें बोला गिरफ्तारी से पहले हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्म, एक संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, पहले बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात बोला है। सेकंड, एक महिला की गिरफ्तारी पर पुलिस को उस महिला को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम और पद और पुलिस यहाँ पर स्टेशन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। ये बात यहाँ पर सही है। तीसरी बात है, आरोपी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के तुरंत बाद वारंट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने वाले यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है उसको हर मामले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद वारंट करना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 और 2 इसका करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा, 1 और 2 बार इसकी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 94, भारत के सॉलिसिटर जनरल पद के संबंध में विचार करना है। सॉलिसिटर जनरल एक संवैधानिक पद है। पहली बात, 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल जो होता है एक संवैधानिक पद नहीं है। भारत के मानवाधिकार अटॉर्नी जनरल का पद आर्टिकल 76 में एक संवैधानिक पद होगा, जबकि सॉलिसिटर जनरल एक सांविधिक पद होगा। तो ये बात गलत हो जाएगी। सॉलिसिटर जनरल जो होता है देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार को कानूनी मामले में सलाह देता है और राष्ट्रपति के संदर्भों में सर्वोच्च न्यायालय में भी केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, तो 94 का आंसर बी करेक्ट है। 95 है, संसद में जो मानसून सत्र है उस अगस्त 2025 में एक निजी सदस्य विधेयक को लंबी चर्चा के तहत यहाँ पर बात चली थी, इसको विचार करना देखते हैं। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी भी मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य
पेश कर सकता है। पहला 95 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, किसी सरस विधेयक को पेश करने के लिए सदन को कम से कम 1 महीने का नोटिस देना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है, 30 दिन का नोटिस देना होता है। तीसरा नंबर है, किसी सरस विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर निजी सदस्य को जो गतिरोध होने की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जो संयुक्त बैठक है ये केवल साधारण और सरकारी विधेयकों पर बुलाई जा सकती है और जो 108 के तहत बताई गई है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से संबंधित जो सुधार है उसके संबंध में अगस्त 2025 के संबंध में विचार करना है। पहला 96 का ऐसा पहला स्टेटमेंट है, इसमें बोले प्रशासनिक जो ट्रिब्यूनल होता है इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत की जाती है, राइट। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से जो है 96 नंबर की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोला है ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन ये उच्च न्यायालय के समान ही काम करते हैं। सेकंड बात भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये केंद्र सरकार द्वारा की नियुक्ति की जाएगी, वे उच्च न्यायालय की समान शक्तियाँ रखते हैं, ये बात सही है। तीसरा, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ यहाँ पर जो अपील होती है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो अपील है उच्च न्यायालय में फिर सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। एल चंद्र जो कुमार मामला था 1997 उसके अनुसार सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। कौन से मामले में, एल चंद्र कुमार 1997 का मामला था उसमें। 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 96 नंबर का 97 नंबर है, राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन के संबंध में आर्टिकल 356 की जो सिफारिश को विचार करना है। राज्यपाल राज्य की संवैधानिक मशीनरी की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, पहली बात। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्यपाल की सिफारिशों को अस्वीकार कर देते हैं तो भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। सेकंड बात इसका क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है और अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद सिफारिश पर स्वीकार कर सकती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सका, ठीक है, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त करना राष्ट्रपति के अनिवार्य नहीं होगा, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो अन्य स्रोतों से भी जानकारी आधार पर काम कर सकता है। तो 1 और 3 करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा 97 का सी या बी। 97 का आंसर हो जाएगा 1 और 3 है ना, 1 और 3 बी में है, राइट, बी इसका आंसर होगा, राइट। 97 का आंसर देखो, पहला तो यहाँ पर सही था, तीसरा सही था, है ना, और दूसरा गलत है। हाँ, तो 1 और 3 ही करेक्ट है, मिस्टेक हो गया उसमें। 1 और 3 करेक्ट है आंसर, तो क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 नंबर है, भारत में सरकारी समितियाँ उसके बारे में विचार करते हैं, देखते हैं इसको। 98 में यहाँ पर सरकारी समितियाँ इसको लेकर के गवर्नमेंट कमेटीज। पहला है, भारत के संविधान सहकारी समिति को एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के रूप में मान्यता दी गई है, पहली बात। 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि अब भारत के संविधान में सहकारी समितियों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। सहकारी समिति के गठन का जो अधिकार होगा आर्टिकल 19 का 1 का सी उसके तहत यहाँ पर एक मौलिक अधिकार है, लेकिन सहकारी समितियों को स्वयं यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं माना गया, बात गलत हो जाएगी। सेकंड, सहकारी समितियाँ राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विषय है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सहकारी समितियाँ भारत के संविधान की 7वीं सूची में राज्य सूची का विषय होंगी। आगे देखते हैं, पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट था 98 का ये गलत था, दूसरा आंसर इसका सही है। तीसरा, सहकारी समिति को संबंधित विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है, ना कि समिति के प्रतिदिन प्रबंधन तक, तो ये बात करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर क्या, 2 3 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 99, अनुच्छेद 21 में व्यापक दायरे और तकनीकी नवाचार से जुड़े जो अधिकारों के संबंध में विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया है, जिसमें नागरिकों के लिए एक स्वच्छ और जो डिजिटल सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार शामिल किया है, जिसे डेटा सुरक्षा
और एआई विनिमय की आवश्यकता होती है। पहली बात क्या होगी, 99 का करेक्ट है। सेकेंड, नवाचार की स्वतंत्रता में व्यक्ति की गरिमा शामिल है, इसलिए यहाँ पर अनुच्छेद 21 के तहत राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि जीवन रक्षक और नवीन चिकित्सा प्रौद्योगिकियाँ सभी नागरिकों के लिए वह नहीं होंगी, अफोर्डेबल होगी। सेकेंड बात भी क्या होगी, करेक्ट होगी। दोनों बातें सही है। 99 का आंसर क्या पूछा है सही कौन सा है, सी। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, गैर संवैधानिक निकाय के प्रकार। देखते हैं इसमें। देखो, भारत में गैर संवैधानिक निकाय वर्गीकरण के संबंध में विचार करना है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC दोनों संसदीय नियमों द्वारा स्थापित किए गए थे, इसलिए वे संवैधानिक निकाय हैं या स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, बात सही है। सेकेंड, अच्छा हमारे दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट ये पहला होगा, इसका ये पहला होगा और ये दूसरा है, ठीक है। तो पहली बात क्या है, करेक्ट है। दूसरी बात है, नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है, ठीक है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के लिए किसी भी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। ये भी बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोनों करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी क्या है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पर कवर किया, ठीक है। और देखो 100 क्वेश्चन यहाँ पर ये पॉलिटी के आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अगस्त और सितंबर, ठीक है, ये आपके कवर हो गए। अब स्टार्ट करेंगे, अगला पेपर में लेके आऊँगा, वो सोच रहा हूँ मैं साइंस टेक्नोलॉजी का लेके आऊँ, या तो फिर सोचता हूँ आर्ट एंड कल्चर का देखता हूँ, है ना, या हिस्ट्री का कोई पेपर लेके आते हैं। देखते हैं जैसा भी रहेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे कांटेक्ट करूँगा या टेलीग्राम पे बताऊँगा कि कौन सा पेपर अगला होने वाला है। मैं आपको इवनिंग तक डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। तो एंड करते हैं से इसको। बाकी देखो जितने भी करंट के पेपर मैं करा चुका हूँ, एक इकोनॉमिक का करा चुका मैं, ठीक है, और एक आपका इन्वायरमेंट का करा चुका और एक आपका पॉलिटी का भी हो गया। 3 करंट के पेपर हो गए अगस्त की सितंबर की न्यूज़ के हिसाब से, ठीक है। तो आपको यहाँ से जितने भी हो रहे हैं सब करते जाना है, एकदम सीक्वेंस से हर चीज़ चलना है कि कौन कौन से पेपर मैंने कर लिए, कौन कौन सा है, पूरा सेट बना के रखना है, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन में आपको बताऊंगा भी क्या क्या चीज़ें अपने आप कर ली, क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा सेट आपको तैयार करके बताऊंगा, ठीक है। ये 15 पेपर हो जाने के बाद, राइट। और मैंने आपको 2 टॉपिक दिए थे ऊपर, एक तो टॉपिक और लिख लो, जैसे कि आपको यहाँ से पढ़ना है, पढ़ सकते हो पॉलिटी में। आपको देखो जितने भी यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जितने यहाँ पर जब बोल सकते हो संवैधानिक जितनी बॉडी है वो आपको पढ़ना है, और जितनी संवैधानिक बॉडी है वो आपको पढ़ना है। दोनों को अलग और डिफरेंस करके एक चीज़ है तो खत्म करनी है। अगर क्वेश्चन यूपीएससी देखो 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इस यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहेगी। तो 2 टॉपिक आपको आज ये और 2 टॉपिक मैंने ऊपर दिए आपको, वो दोनों खत्म करने हैं। कौन सा संवैधानिक बॉडी है वो, और कौन सा यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडीज है उसको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो इनको सबको एक लिस्ट बना के साइड में रख सकते हो, उनको याद भी कर सकते हो। और 2 टॉपिक मैंने आपको बताया, तो ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक इनको आप कवर करोगे, बाकी क्वेश्चन ही करना है, इनको करते रहना है। तो एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।